अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आपको पता है कि ई कैट 2021 बहुत करीब है और इसी तरह NET 1 और 2 हो चुके हैं और NET 3 अभी वो भी करीब है। तो ये हम वीडियो स्पेशली अपने जूनियर के लिए बना रहे हैं ताकि हमारा एक्सपीरियंस उन्हें फ़ायदा दे सके। और मेरा नाम मोहम्मद अवैस है और मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ UT लाहौर से। और मेरे साथ ये दो नस्ट के स्टूडेंट हैं। ये राफ़े रिजवान है जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं नस्ट से, और वो है उसैद जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो इसमें मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और ये भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा पहुंचेगा। सबसे पहले राफ़े, आपने किस तरह तैयारी की? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तैयारी की सेंस में तो मैंने इस तरह की थी कि अकेडमी वगैरह कोई जॉइन की नहीं मैंने, क्योंकि टाइम कम था मेरे पास। तो मैंने ऑनलाइन पास पेपर्स देखे, उनको रिव्यू किया, और स्पेशली एक वेबसाइट थी पाक प्रेप, उससे मैंने प्रिपरेशंस की थी। उसकी मेंबरशिप ले ली थी मैंने, 1000 रुपीज़ की होती है साल की। तो उससे काफ़ी हेल्प हुई थी, मॉक टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस हो गई थी और काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था NET और ई कैट में। और आई बिलीव के तैयारी आपने इस तरह करनी होती है कि बुक्स जो आपकी बेसिक FS की बुक्स हैं, फेडरल हो, पंजाब हो, किसी बोर्ड की हो, आपने बस बुक्स को अच्छी तरह रिव्यू करना है और जितनी हो सके आप प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट करें, चैप्टर वाइज MCQs करें। क्योंकि बेसिकली फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, और ये अवैस और उसैद भी एग्री करेंगे शायद इस बात से, कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ आता है कि ये MCQs इस तरह होते हैं, इस टाइप के MCQs इस तरह होते हैं। क्योंकि अगर आप बगैर की ही तैयारी के जाएंगे और आपको नहीं पता होगा टिप्स एंड ट्रिक्स के मैंने नस्ट का पेपर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है और ई कैट किस तरह देने, क्योंकि मोर और लेस हर पेपर डिफरेंट होता है। जिस तरह फ्रॉम माय एक्सपीरियंस मैंने NET तीनों दिए थे, तीनों NETs मेरे लिए ज़मीन आसमान का फ़र्क था, क्योंकि तीनों में डिफरेंट टाइप MCQs थे। सिमिलरली ई कैट मैंने दिया था, तो ई कैट के लिए टोटली डिफरेंट स्ट्रेटजी थी, प्याज का सेम और सेम एयर का। सिमिलरली आपको जो टेस्ट आप दे रहे हो, आपको एक आइडिया होना चाहिए कि व्हाट एम आई गोइंग टू डू, कि आपको किस तरह अटैम्प्ट करना है, अटैम्प्ट करने की स्ट्रेटजी होती है। फॉर NET का आपको सिस्टम आइडिया है कि 200 MCQs होते हैं, 180 मिनट्स में करने होते हैं। और अवैस ने भी आई थिंक पहले किसी वीडियो में कहा था कि उसकी भी एक टिप है कि आप पहले वो पार्ट्स करो जो आपको आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जितने भी किया था, आई यूजली स्टार्ट विद द केमिस्ट्री पार्ट। मुझे केमिस्ट्री ईजी लगती थी, तो मैं केमिस्ट्री, इंग्लिश और इंटेलिजेंस पहले करता था, बाद में फ़िज़िक्स और मैथ करता था। और आपने NET के स्टैंड पॉइंट से ये करना होता है कि आपने अपना टाइम बचाना है। अगर आपको लगता है आपको MCQs आता है मगर टाइम लगेगा, उसको छोड़ दो, एंड पे करो, क्योंकि आपने बेसिकली टाइम बचाना है। अगर लेट से आपका एक MCQs में टाइम बच जाता है तो आगे दूसरे MCQs में आपका टाइम डबल हो जाता है, तो इस तरह आप बचाते हो। सब ने, मैंने, उसैद, राफ़े, हम तीनों ने NET भी दिया हुआ है, तो ई कैट भी दिया हुआ है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस वीडियो में ना हम NET के बारे में भी एक्सप्लेन करें और ई कैट के बारे में भी। तो अभी उसैद अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे एंट्री टेस्ट NET के बारे में और ई कैट के बारे में। तो मोर और लेस आपके एंट्री टेस्ट तकरीबन सेम होते हैं, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। मीन अगर आपने NET तैयार किया हुआ है तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा ई कैट से, बस वो थोड़ा पेपर पैटर्न और डिफ़िकल्टी लेवल का फ़र्क होता है। तो उसैद, और तैयारी मैंने सिर्फ टेक्स्ट बुक से ही की, क्योंकि टेक्स्ट बुक जो है ना NET के लिए बेस्ट सोर्स ऑफ मतलब प्रिपरेशन ये टेक्स्ट बुक ही है। किप्स की मैंने सिर्फ एक बुक सिर्फ मैथ के लिए यूज़ की थी, और वो भी ना उसका मतलब मुझे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मेन में सारा को टेक्स्ट बुक में ही होता है, मतलब उसमें तकरीबन हर चीज़ कवर है। लेकिन बस ये प्रैक्टिस अगर आप किसी वेबसाइट वैसे करना चाहते हैं तो वो उससे फ़ायदा। इस तरह ई कैट के लिए मैंने उसकी प्रैक्टिस की थी, मॉक टेस्ट की, और NET के लिए उसकी तभी.p के MCQ उसके सॉल्व किए। ई कैट में बस ये है कि क्योंकि उसमें MCQs कम होते हैं और लेकिन ना नेगेटिव मार्किंग होती है, और टाइम अगर देखें तो मतलब MCQs और टाइम की रेशियो के हिसाब से देखें तो ई कैट में टाइम कम होता है, क्योंकि उसमें 100 MCQs में 105 मिनट्स होते हैं। और बाकी NET का पैटर्न, नस का पैटर्न यूँ है कि उसमें क्योंकि सबसे ज़्यादा MCQs मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज होती है फिजिक्स और मैथ की, क्योंकि मैथ के 80 MCQs होते हैं, फिजिक्स के 60, मतलब हाफ से ज़्यादा एंट्री सिर्फ फिजिक्स और मैथ के पोर्शन से होता है। इंग्लिश की तैयारी तो मैंने बिल्कुल नहीं की NET के लिए, उसमें तो मतलब जनरल नॉलेज होता है आपका। जो IQ है उसकी आप यूट्यूब से प्रैक्टिस कर सकते हैं, थोड़ी बहुत वीडियोस देख सकते हैं। और केमिस्ट्री पोर्शन उसकी बस ये है कि बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तो सिर्फ एक बुक रीड की थी और वो भी मैंने सारे चैप्टर्स नहीं किए थे। लेकिन जो मेन आपने फोकस करना है मैथ और फिजिक्स, इनकी प्रैक्टिस आपने बहुत ज़्यादा करनी है, ख़ास तौर मैथ की। और फिजिक्स के ये हैं कि बस न्यूमेरिकल्स आएंगे और डेफिनेशंस भी याद कर लें आप, और न्यूमेरिकल्स की ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और मैथ के लिए बस ये है कि उनके ये अक्सर लड़कों ने पूछा होता है, मतलब फेसबुक में ना कमेंट्स वगैरह पे, कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं। लेकिन मैथ और फिजिक्स की ना आपने पूरी तैयारी करनी है, कि इसमें इंपॉर्टेंट वगैरह का कोई चक्कर नहीं होता है। हर टेस्ट होता है ना वो डिफरेंट होता है, कुछ MCQ रिपीट भी होते हैं लेकिन टेस्ट फिर भी डिफरेंट होते हैं, मतलब कहीं से भी कोई भी MCQ आ सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन से भी ज़्यादा आ सकते हैं, किसी भी चैप्टर से। इसलिए मैथ और फिजिक्स की सारी तैयारी करनी है आपने। बाकी
केमिस्ट्री और इंग्लिश और IQ का उनका इतना मसला नहीं है। और राफे ने साथ प्यास का भी टेस्ट दिया था, वो फिर मेरे अल्हम्दुलिल्लाह ई-कैट में नंबर आ गए थे, उसके बाद मुझे फिर NET में भी आ गए थे, तो फिर मैंने ज़रूरत नहीं महसूस की प्यास के टेस्ट देने में। तो सैद ने भी नहीं दिया था प्यास का, लेकिन राफे ने प्यास का भी दिया था। तो और अभी ये ना ई-कैट और प्यास के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। थैंक यू वैस। अब प्यास का जो मैंने टेस्ट दिया था वो बहुत डिफरेंट था नस्ट और ई-कैट, क्योंकि ई-कैट और नस्ट का जो पेपर पैटर्न होता है वो मोरलेस सेम होता है, बट प्यास की जो इस दफ़ा आई थी पॉलिसी कि उन्होंने नेगेटिव मार्किंग हटा दी, तो आप सीनियर्स वगैरह से भी नहीं पूछ सकते थे कि किस तरह अटैम्प्ट करते हैं, तो उसकी पूरी डिफरेंट स्ट्रेटजी थी। प्यास का जो मैंने नोट किया था कि बहुत से ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे जो कि जिनके आंसर्स गिवन थे, यानी जिनकी ऑप्शंस थी ना वो पता लग रहा था कि आंसर्स क्या है, क्योंकि ऑप्शंस मैच ही नहीं करी थी। मगर जब आप मैथ के पोर्शन पे आए तो मैथ के पोर्शन में उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चंस दिए थे काफ़ी और शॉर्ट दिए थे, यानी उनमें आपको बहुत टाइम लगाना पड़ता था। तो मैंने उनमें थोड़ा जल्दी जल्दी किया काम, तो उसमें मेरे नंबर कटे। जबकि फ़िज़िक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनके MCQs थे वो काफ़ी जनरल होते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस, कि आपसे नॉर्मली वेलोसिटी के बारे में पूछेंगे, एक ऑब्जेक्ट, यानी वो नॉर्मली न्यूटन लॉज और ये ओम्स लॉ और ये बहुत बेसिक फार्मूलाज और इनके बारे में पूछते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाते। और ई-कैट जो था, ई-कैट वाज क्वाइट डिफरेंट, कि ई-कैट में आपका कॉन्सेप्ट चेक करते हैं, टाइम चेक करते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट चेक करते हैं, और उनके जो क्वेश्चंस होते हैं एज सेट के लंबे होते हैं, आपको फोकस करना पड़ता है, देखना पड़ता है काम कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा, क्योंकि लेट से अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन देते हैं और आप जल्दी में कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दोगे कैलकुलेशन में। और आई थिंक क्योंकि कैलकुलेटर भी नहीं अलाउड होता, तो आप कहीं काउंटिंग करते हुए गलती कर जाते हो, तो उसका बस आपको ख्याल रखना होता है। और आपको नंबर 1 चीज़ ये हर एंटी टेस्ट में आपको कॉम रहना है, टेंशन नहीं लेनी, स्पेशली NET में। NET का क्योंकि कम टाइम होता है MCQ सॉल्व करने का, तो आपने टेंशन नहीं लेनी कि आपको नहीं आता। मैंने NET 3 जब दिया था तो मैं टोटली कॉम था, और मैं अपने साथ जो लोगों को देख रहा था जो फर्स्ट टाइम दे रहे थे NET 3, वो इतने टेंशन में थे कि आपको पता नहीं सकता था। वो जैसे हम लोग एंट्रेंस हॉल से निकले वो रोने वाली हालत थी उनकी, कि वो कह रहे थे कि हम समझ नहीं आता हो क्या रहा है, क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट से नहीं गुजरे। और इन एंट्री टेस्ट का जो ये टेंशन का पॉइंट ऑफ व्यू है ना, कि ये आपको दूर कैसे करें, ये आप दूर कर सकते हो मॉक टेस्ट करके, जो 3 आवर टेस्ट होते हैं उनकी आप लगातार प्रैक्टिस करते रहते हो, तो आपका ना वो एक माइंडसेट बन जाता है कि मैंने इस तरह देना है पेपर, तो आप फिर यूज्ड टू हो जाते हो उस टेंशन के। तो इन दी एंड ई-कैट भी आप सिमिलर स्टैंडर्ड से तैयार कर सकते हो कि आप एंट्रेंस टेस्ट प्रिपेयर करो। काफ़ी वेबसाइट्स हैं, अकेडमी ज्वाइन करनी तो आप अकेडमी ज्वाइन कर लो, और आपकी टेक्स्ट बुक्स तो आपकी मेन है, अपनी टेक्स्ट बुक्स को आपने पहले टेक्स्ट बुक्स पढ़ें, फिर आप जाएँ ऑनलाइन प्रिपरेशन पे, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स मेन चीज़ है। और एक और बात ऐड करता जाऊँ, ऑनलाइन आपको बहुत आर्टिकल्स मिलेंगे इस तरह के फॉर NET आप ये चैप्टर्स प्रिपेयर कर लें, आपको फ़ायदा हो जाएगा। मैंने जितने भी एंट्रेंस दिए हैं उनमें ये रूल फॉलो ही नहीं होता। NET 3 NETs दिए हैं, और लोग मुझे कहते थे कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कर लें सेकेंड ईयर से, और प्रोबेबिलिटी कर लें, क्योंकि ये आते रहते हैं। पहले तो NETs में मेरे आए ही नहीं थे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नहीं आया था इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से, जबकि लास्ट NET में आ गए थे। और इवन दो अगर आप लेट से NET 1 देते हो तो 2 बंदे जिनके डिफरेंट डेट्स पे हैं उनके दोनों डिफरेंट पेपर्स होंगे और डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, तो आप एक तो हल्का सा लक का फैक्टर भी आता है कि आपके क्वेश्चंस अच्छे आ जाएं, और दूसरा आप हर चैप्टर तैयार करो, कोई मिस ना करो, क्योंकि आप किसी भी क्वेश्चन से आ सकते हैं, किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। टू माई एक्सपीरियंस, मैंने ना NET जो दिया था, मैंने इस पेज पे ना पहले एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया था कि मैंने कैसे NET तैयार किया और कैसे मैंने मार्क्स स्कोर किए। उसके अलावा जब मैं ई-कैट पे आता हूँ तो ई-कैट और NET में काफ़ी डिफरेंस है। ई-कैट मेन के बहुत डिफ़िकल्ट होता है और NET जो होता है ना वो इजी होता है। ई-कैट में अगर आप 400 में से 200 नंबर ले लेते हो ना, तो वो आपके बहुत अच्छे स्कोर गिने कंसीडर होते हैं। तो जबकि जो NET है उसमें आप 200 में से 160 भी ले लो तो वो भी जो मीन वो अच्छे मार्क्स काउंट होते हैं, मीन उस परसेंटेज का डिफरेंस आ जाता है। और बाकी जो हमारी बार हमारी बार ई-कैट हुआ था वो पिछले वाले ई-कैट से डिफरेंस था हमारा, क्योंकि ऑनलाइन हुआ था वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो थोड़ा डिफरेंट था। तो उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आई हैं, जैसे कि मेन सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स थे। हालांकि फ़िज़िक्स वाला पोर्शन तो इतना मुश्किल था कि मैंने उसमें 30 में से कोई 7-8 सवाल अटैम्प्ट किए और बाकी मैंने छोड़ दिए, कि उसकी वजह ऐसी कि एक डायग्राम दी हुई है उस पर 4-4 सवाल बना के दिए हुए हैं, तो वो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम की वजह से वो डायग्राम सही तरह नज़र भी नहीं आ रही थी और वो इतनी मुश्किल के वो समझने से बाहर थी। तो मेनली आपको ई-कैट में आपने ज़्यादा जो नंबर मार्क्स ले सकते हैं ना वो है इंग्लिश का पोर्शन
और मैथ का पोर्शन, तो इंग्लिश के ई कैट की जो होती है बहुत इजी होती है। उसमें सिंपल आपने ये पैराग्राफ दिए होते हैं, उसमें 10 MCQs आते हैं। तो आप पहले हमें उन्हें सवालों को पढ़ें, उसके बाद पैराग्राफ को पढ़ें और वो स्कैन करते जाएं अपने MCQs, और उसी तरह वो सवाल अटैम्प्ट करते जाएं। और मेनली टाइम मैनेजमेंट और प्रेशर, तो ये इंट्री टेस्ट की मेन चीज़ होती है। तो अगर आप टाइम मैनेज कर लेते हैं और प्रेशर हैंडल कर लेते हैं, उसके अलावा साथ आप कुछ ना कुछ अच्छी खासी तैयारी भी करनी पड़ती है, तो आप वो अच्छी खासी तैयारी भी करके आएँ और ये दोनों चीज़ें करें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। और बाकी ये हमारे बार ई कैट थोड़ा डिफरेंट था, मेन ऑनलाइन था, तो ये थोड़ा राफ़ी और शायद उसके बारे में एक्सप्लेन कर देंगे उसका वो कैसे कंट्रोल करना है और हैंडल करना है। ये जो एंटी टेस्ट मतलब ये सबसे जो बड़ी मतलब सबसे ज़्यादा लड़के जो मार खाते हैं टेस्ट में, उसकी मेन यही होती है मतलब टेंशन और डिप्रेशन। NET-1 में जब मैं देने गया था ना, उस टाइम मतलब इतना मुझे मतलब टेंशन नहीं थी, मतलब चिल था मैं, तो मेरे नंबर ही अच्छे आए थे। मतलब तो बस यही है कि अगर आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं भी है ना, लेकिन आप टेंशन नहीं लेते, मतलब बिल्कुल आराम से सुकून से, मतलब आप अपने होश-ए-वास नहीं खोते और आप आराम सुकून से टेस्ट लेते हैं, तो आपका टेस्ट उस लड़के की निस्बत अच्छा हो जाए जिसकी तैयारी आपसे कुछ अच्छी है लेकिन वो टेंशन ले जाता है। क्योंकि जब आप टेंस होते हैं ना, तो आपका माइंड मतलब काम करना छोड़ देता है, और आपको जो चीज़ें आपको आती भी होती है ना, वो भी आपको समझ नहीं आती है। NET में तो वैसे भी मतलब एक MCQ की अगर एवरेज देखें ना, तो आपको 54 सेकंड्स होते हैं एक MCQ के, और उसमें मतलब टाइम मैनेजमेंट का काफ़ी मसला होता है अक्सर लड़कों को, और उसकी मतलब मेन वजह यही होती है। आपने ये करना है कि जिस सब्जेक्ट की तैयारी सबसे अच्छी है ना, वो आपने सबसे पहले अटैम्प्ट करना है, और यूँ मतलब ग्रेजुअली ना आपने फिर जिसकी उसके बाद अच्छी है फिर वो करना है, और जिसकी सबसे कम अच्छी है ना, वो आपने बिल्कुल एंड में करना है। लेकिन मैथ और फिजिक्स में ना इन दोनों में से किसी सब्जेक्ट को अपने एंड के लिए नहीं छोड़ना, कि ये मतलब सबसे लेंथी और सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होते हैं। ठीक है, आपको पता पिछले साल हमारा ऑनलाइन हुआ था कोरोना वायरस की वजह से, तो उसका ये सीन है कि काफ़ी सारे MCQs ना रॉन्ग थे, मतलब मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। जिस तरह वैस ने बताया कि फिजिक्स के काफ़ी सारे MCQs गलत थे, मैंने तो सिर्फ 30 MCQs अटैम्प्ट किए थे, और क्योंकि वो डायग्राम्स इतनी मुश्किल थी और उनमें से अक्सर मतलब रॉन्ग भी थी और समझ भी नहीं आ रही थी, और कुछ के ऑप्शंस ठीक नहीं थे, कुछ का डाटा ठीक नहीं था। तो इस चीज़ का आप लोगों को काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब MCQ आप पढ़े ना, आपको समझ आ जाए कि ये डाटा जो दिया हुआ है काफ़ी है या नहीं, या MCQ सॉल्व हो सकता है या नहीं, या ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है वो गिवन है भी सही या नहीं। और सिर्फ ई कैट में नहीं, नस्ट में भी ना कुछ MCQs मतलब तकरीबन हर टेस्ट में 2 to 3 MCQs इस तरह के आते हैं जिनको ना मतलब एक तरह हम कह सकते हैं कि सॉल्व करना कोई इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो एक सर्कल दे देते हैं और उसके अंदर ना रेडियस उसको सिर्फ दे देते हैं और कहते हैं इस पोर्शन करना है, मतलब शेयर करते हैं, कहते हैं इसका एरिया फाइंड करें। वो सिर्फ ना वो कन्फ्यूज़ करने के लिए होते हैं। मैंने भी NET-1 में यही किया था, मतलब उन MCQs में ना मैंने थोड़ा टाइम वेस्ट कर दिया था ज़्यादा। और ये NET का एक और ये बात की, क्योंकि ई कैट में नेगेटिव मार्किंग होती है ना, NET में नहीं होती। तो अगर आप किसी MCQ में फंस गए ना, आप उसको 2-3 मिनट दें, इससे ज़्यादा ना दें। अगर मतलब आपको वाकई में समझ नहीं आ रहा ना, तो आप या तो, क्योंकि उसमें ऑप्शन होता है NET में ना कि मतलब जब आप पूरा टेस्ट कर लेना उसके बाद ऑप्शन होता है जो कि रिव्यू ऑल अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, तो वो ऑप्शन भी है, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने वैसे यूज़ नहीं किया था वो वाला ऑप्शन। और एक ये कर सकते हैं कि आप बस बिस्मिल्लाह पढ़ के तुक्का लगा दें, जो भी मतलब आपको सही लग रहा है ना। बहुत ज़्यादा टाइम ना दें किसी MCQ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि एक MCQ के एवरेज 54 सेकंड्स होते हैं NET में। और ई कैट में आपने ये मैंने गलती की थी कि ना तैयारी मेरी अच्छी थी, लेकिन मैंने MCQs बहुत कम अटैम्प्ट किए थे, सिर्फ 59 अटैम्प्ट किए थे, क्योंकि वो ये नेगेटिव मार्किंग वजह से ना मतलब मुझे डर था कि ज़्यादा नंबर ना कट जाएँ। तो उसका ये सीन है कि आपने पहले ना इंग्लिश का पोर्शन अटैम्प्ट करना है, क्योंकि इंग्लिश सबसे ईजी होती है, और उसमें मतलब अच्छा, मेरे एक्सपीरियंस से जो ऑनलाइन ई कैट हुआ था वो काफ़ी, क्योंकि मैंने उस वक्त NET-1 दिया था, तो मेरे एक्सपीरियंस में काफ़ी प्रॉब्लम्स थे सॉफ्टवेयर के रिलेटेड। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली एज अ वेस्ट सेड कि जब फिगर्स शो होती थी तो फिगर्स फुल शो नहीं होती थी, तो आपको सही तरह अंडरस्टैंडिंग नहीं होती थी क्वेश्चन में हो क्या रहा है। एक वो प्रॉब्लम था। दूसरा आई थिंक ये था कि काफ़ी बच्चों को मैंने देखा था कि वो सॉफ्टवेयर से यूज़ टू नहीं थे, यानी उनको काफ़ी प्रॉब्लम रहती कि नेक्स्ट कैसे जाना है, स्किप कैसे करना है, रिव्यू कैसे करना है, ऑप्शन कौन सी करेक्ट है, करेक्ट को क्लिक कैसे करना है। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। इवन दो ई कैट ने एक रखा था प्रैक्टिस टेस्ट कि आप फेमिलियर हो जाए, मगर आई डोंट थिंक कि सब ने लिया होगा। तो एक ये प्रॉब्लम्स थी। और आई थिंक सॉफ्टवेयर वाइज नस्ट का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो काफ़ी बेहतर होता है। सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती और काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट होता है, इन्विजिलेटर्स नाइस होते हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हो। ये नहीं कि उनसे पे सवाल नहीं पूछ सकते, बट उनसे आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है कि बच्चा तंग कर रहा है या आपको घुटन सा हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम, तो आप उनसे बात करते हो, वो आपकी हेल्प कर देते हैं। प्लस काफ़ी ऑर्डरली चीज़ें होती हैं। डेस्क होता है, आपको अपना अपना डेस्क होता है, सेल्फ आपके अपने अपने कंप्यूटर्स होते हैं, आपको पर बंदे के पास अपनी वाटर बॉटल होती है, आपको अलग शीट्स आती हैं, तो काफ़ी एक बेहतर सिस्टम है। दूसरी बात, एज़ उसैद सेड के MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से नस्ट काफ़ी ट्रिक्स रखता है अपने क्वेश्चन में, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आप ट्रिक्स यूज़ करते हो क्योंकि वो नियर इम्पॉसिबल होते हैं। जिस तरह मुझे याद है, मेरे में एक सवाल आया था डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का, कि आपको बाय पार्शियल फ्रैक्शंस करना है।
अब वो लॉन्ग क्वेश्चन में आता था तो उसमें एक ट्रिक होती थी कि आप कुछ आई थिंक डिवीजन करके आप लॉन्ग डिवीजन करके उसका आंसर डायरेक्ट निकाल सकते थे और क्लोज फिट आंसर देख सकते थे, बट मुझे वो नहीं आती तो मैं नहीं कर सकता था। सिमिलरली कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी होती है आप लोगों को क्वेश्चन में ट्रिक करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए। लेट से सैयद ने कहा था आपको सर्कल दे देंगे और आपको कहेंगे एरिया निकालो, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, टेंजेंट सबको ड्रॉ कर देंगे और आपको कंफ्यूज करेंगे, जबकि वो सिंपल पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है। कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ती हैं, कुछ फार्मूलाज, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ ट्रेपेजॉइड, इस तरह की चीज़ें जो भी होती हैं ना आपको देखनी पड़ती हैं, याद करनी। बाकी मोरलेस ई कैड और नस्ट में इतना सेंस कोई फ़र्क नहीं होता, बस एक अटैम्प्ट की एक डिफरेंट होती है कि ई कैड इज़ लॉन्ग और नस्ट इज़ वेरी कंसाइज एंड वो उसमें टेंशन आप ज़्यादा लेते हो। तो ऑन टू एस। शुक्रिया राफ़े। और बाकी अब इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है कि हम तीनों की बातें आपके लिए फ़ायदा मंद होंगी, और बाकी अल्लाह से दुआ करें, और अल्लाह ही है वो हस्ती हैं जो सब कुछ कर सकती हैं, इंसान तो कुछ नहीं कर सकता। और बाकी इसके अलावा ई कैट का टॉपर का इंटरव्यू है जो मैंने अपलोड किया हुआ है अपने इसी पेज पे, तो वो भी लाजमी देख लीजिएगा। वो तो एक टॉपर है, उसकी मेरी राय और ज़्यादा अच्छी होगी हमसे। तो आज की वीडियो को एंड करते हैं, और बस काम रहिए, पॉजिटिव रहिए और मेहनत करते रहिए। बाकी सब अल्लाह के हाथ में। अल्लाह हाफिज़।